हेलो भाइयों, मैं हूं आपका अपना निहाल सिंह। स्टडीग्राम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम अध्याय 3। आज पढ़ेंगे हम आरंभिक नगर। चलिए। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे, यानी कि भूतों का घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और अर्पित सोचने लगी कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी, यहाँ से अपनी हड़प्पा सभ्यता की कहानी शुरू होती है। वो केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। तो यहाँ से अपनी हुई है हड़प्पा की कहानी स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में बताया गया है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कोई भी पुरानी इमारत वो अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी हाँ, जरूर लगता है। पुरानी इमारतों को सुरक्षित हमें जरूर रखना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब इन नगरों की विशेषता के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा, जो पश्चिमी भाग था वो भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि नगर का किला, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, मतलब नीचे वाला नगर जहाँ पर प्रजावास करती है, यहाँ पर वहाँ के रहवासी रहा करते थे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं, हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मोहर, मनके यानी मोती, और ये होती मोहरें जिनसे सिक्के टाइप, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। प्लास्टर यानी कि सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ना अपन, सीमेंट वही है। प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद या विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो राजा महाराजा होते होंगे वो इसमें विशेष अवसरों, यानी कि जैसे अपने यहाँ होली दिवाली होती है वैसे ही कोई त्यौहार मनाए जाते होंगे, उस समय वो स्नान किया करते होंगे उसमें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ के लिए जाते होंगे। कुछ जो अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर यज्ञ करते होंगे पुराने हड़प्पा सभ्यता के लोग। 150 साल पुराने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह यानी कि
खाद पानी जो मतलब अपना अन्न दाना जो भी है उसे स्टोर करने वाले ग्रह। और अब ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई गई है पूरी, इसमें आपको दिखाया गया है ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें आपको जैसे ये है सिंधु नदी और ये है इसमें झेलम, चिनाब, रावी और नीचे सतलज, और ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो कि इसमें मिलती हैं और ये नीचे आके अरब सागर की खाड़ी में चली जाती है सिंधु नदी, और इसी के किनारे पे जो बसी है वो सिंधु घाटी सभ्यता बसी है। ये देखिए झेलम, चिनाब, रावी, और ये हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। ये राखीगढ़ी, कालीबंगा और ये चौहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकाको, ये मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं जो हमारे पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। आगे चलेंगे। रेखा चित्र, पैमाना नहीं दिया गया, मानचित्र 3 उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। ये देखिए ये है जो स्नानागार मिला है, स्नानागार, महान स्नानागार, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल यानी कि वो आपने कभी सीवर लाइन देखी हो तो वो गटर पे ऊपर एक डिब्बा सा रख देते हैं, मतलब पूरा वो होता है, वो मैनहोल होते हैं। और कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में, ये मैनहोल है, मैनहोल के बाद बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये हड़प्पा सभ्यता के जो ये ईंटों की चिनाई है वो दिखाई गई है। कैसे किया करते थे वो लोग, ईंटों की चिनाई घर बनाने में किस तरीके से की गई थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। नगरीय जीवन, अब यहाँ से स्टार्ट हो। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यानी कि ये जो शासक थे, जो राजा थे यहाँ के, वो यहाँ के लोगों को दूर दूर भेजकर, क्योंकि वहीं पर सभी चीज़ें मिलना तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सभी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से बाहर से मंगवाई जाती थी, जैसे कोई धातु है, बहुमूल्य पत्थर है, उपयोगी चीज़ें बाहर से मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे, लिपिक यानी कि लिखने वाले, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। देखिए ये नाली है या नाला है जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ये नाले का एक चित्र है पूरा, ये नाला है, ये सीधी डायरेक्शन में ये नाला एक ढलान की ओर है। अब चलिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उस पर बना नाला, और ये है कुआं, ये मोहनजोदड़ो में मिला एक कुआं है। कुएँ कैसे होते थे मोहनजोदड़ो के, ये दिखाया गया है। अब ये है बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, ये क्या है? मोहर, हड़प्पा सभ्यता की मोहर यानी कि सिक्का, इसे सिक्का कहते हैं। जो अपना मोहर या सिक्का एक ही चीज़ होती थी, अभी मोहर चलती है, पहले सिक्का चलता था, कॉइन। ओके, चलिए, इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है। ये देखिए, ये कुछ क्या हैं? ये पशुओं के, ये पत्थरों पर कढ़ाई की गई है। ये मिले हैं अपने मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं।
ये कुछ खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जिसमें कि गाय, कुत्ता, भैंस, ऐसी सभी चीज़ें इसमें मवेशियाँ बनी हुई हैं। चलिए, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर एक पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। ये एक फलक का चित्र है। ये एक फलक का चित्र है, फलक हैं ये एक, और ये कुछ आभूषण हैं। ये कुछ आभूषण हैं जो मिले हैं, सोने चांदी के आभूषण। और ये फलक मतलब मिट्टी के, ये धारदार पहने होते हैं, एक रेखा में होते हैं। ये पत्थर के बने हुए मिले हैं। ऊपर पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। चर्ट पत्थर होता है, उससे बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद मध्य में बाएं मनके, और इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति मिली है हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे कढ़ाईदार वस्त्र और दाढ़ी दिखाई गई है इसमें। ये पुरानी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन घामों के बारे में पढ़ा, क्या वह धातु का उपयोग होता था? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। क्या वे पत्थर के बाँट बनाते थे? बिल्कुल नहीं बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकरी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। मैंने पहले आपको फोटो दिखाया है, उसमें दाढ़ी दिखाई थी। जो वो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली, उसमें दाढ़ी और उसके जो डिजाइनदार कपड़े थे उसके बारे में बताया गया है। उसी के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, या किसी विशेषज्ञ मतलब जो अच्छा मूर्तिकार हो उसी का काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेंच पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या रेत या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत
के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। ये है फ्रेंच। फ्रेंच से मनके, ये फ्रेंच है, इससे फ्रेंच से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास और कच्चा माल कहते हैं को कच्चा माल कहते हैं कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इस चित्र में देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? बिल्कुल नहीं दी गई थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये बच्चों का खिलौना एक हल है। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदवाया गया था, मतलब पत्थर पे लिखवाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने की बनी छाप मिली है। ये है लोथल का बंदरगाह। लोथल जो कि अपने गुजरात में, उसमें बंदरगाह है। यहाँ से पूरा माल का आयात और निर्यात किया जाता होगा। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण भी, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी।
मोहर का प्रयोग। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे एक डिब्बा या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। किसी पर भी अब मोहर लगा देते हैं और उसको पैक कर देते हैं, तो जहाँ पर भी माल जाता है, इसका मतलब ये इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। संभव सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों और कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5-8 में पढ़ोगे अपने एटलस में। मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास बसे मिस्र को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। याद करें। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था।